मित्रों और साथियों, जोशीमठ जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ऐतिहासिक शहर है, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, पर्यटन के भी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और साथ ही साथ इस भारत को बचाने के एक बहुत बड़े आंदोलन को, जो भारत ही नहीं दुनिया में जिसका नाम हुआ, चिपको आंदोलन का भी वो शहर से रिश्ता रहा है। आज उस जोशीमठ शहर अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। सारे लोग चिंतित हैं, सारे राजनीतिक दलों ने, मुख्यमंत्री भी आज वहाँ का दौरे करके आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी चिंताएं प्रकट की हैं और इसलिए इस जोशीमठ के के संघर्ष के साथ, इस संकट की घड़ी में सारे लोग जोशीमठ के साथ के लोगों के साथ है और मैं भी अपने आप को उससे सम्मत करता हूँ। लेकिन मैं आज उस जोशीमठ के बहाने इन सारे सवालों के साथ आप सबसे भी जोशीमठ की स्थिति क्यों पैदा हुई, उस पर क्या एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत, अपनाने की ज़रूरत है, इस पर कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ। जोशीमठ से मेरा भी एक निजी संबंध रहा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा के महत्वपूर्ण वर्ष उस शहर में गुजरे हैं, जिस शहर जो आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उसी शहर से किया, इसलिए वहाँ की गलियों से, मंदिरों से, वहाँ के स्कूलों से, वहाँ से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहा। और दूसरा जुड़ाव रहा है, जब मैं विद्यार्थी था, कुमाऊं विश्वविद्यालय में चले गया था, उस समय भी जोशीमठ के ऊपर संकट के बादल शुरू हो चुके थे और जोशीमठ को बचाने की एक मुहिम तब के बहुत ही हमारे आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, जो उत्तराखंड के अंदर सर्वोदय की बड़ी नाम है, सामाजिक आंदोलन के बड़े हस्ताक्षर हैं, विश्व प्रदेश चिपको आंदोलन के बहुत बड़े क्या कहते हैं आंदोलनकारी हैं, वनों को, पर्यावरण को बचाने के संघर्ष में भारतवर्ष में उनका नाम है। उनके द्वारा जोशीमठ में आने वाले संकट को बचाने के लिए, दुनिया का ध्यान खींचने के लिए एक कैंप आयोजित किया था, जो जोशीमठ के नीचे मारवाड़ी के पास अलकनंदा के ऊपर, जहाँ से जोशीमठ आज भी दशक रहा है, वहाँ पर 1 महीने के पर्यावरण के माध्यम से हम भी उस कैंप के, मैं भी हिस्सा रहा, वृक्षारोपण किया गया था। और जब कभी दोबारा उस शहर से बद्रीनाथ जाना होता है, जोशीमठ जाना होता है, तो उस ओर नज़र भी पड़ जाती है। तो जोशीमठ का संकट आज का संकट नहीं है, पिछले 2 महीने 8 महीनों का संकट नहीं है, यह लगातार पिछले 30 सालों से का जो संकट है, धीरे धीरे आज एक बड़े संकट के रूप हम सबके सामने। हमने कभी इस ओर, इन संकटों की ओर गंभीरता से विचार नहीं किया। हमको लगता है कि आज भी जिस तरह के टीवी में, अखबारों में, विभिन्न राजनीतिक दलों में, सरकारी अधिकारियों के, मुख्यमंत्रियों के बयानों को देख रहा हूँ, प्रतिपक्ष के बयान को देख रहा हूँ कि उसको सिर्फ एक जोशीमठ के शहर का संकट के रूप में चिंतित किया है। क्या सिर्फ ये जोशीमठ का संकट है? यह उत्तराखंड के हर गांव और हर शहर का एक संकट है, जो हमारी ही नीतियों का परिणाम है। हम दूर न जाएं, पिछले 1 साल पहले ही, अब 2 साल कह सकते हैं, कि फरवरी 2021 में इसी जोशीमठ शहर से कुछ दूर रेणी में के पास, जहाँ विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की प्रमुख हस्ता गौरा देवी जी का गांव है, जहाँ से जंगलों को बचाने की महत्वपूर्ण लड़ाई की शुरुआत हुई थी।
आज जोशीमठ को लोग धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक शहर के रूप में चिन्हित करें, लेकिन शहर इस देश के जंगलों को बचाने के बहुत बड़े आंदोलन का भी एक शहर है, हस्ताक्षर है, हस्ती का ये शहर है। 21 फरवरी में एक बहुत बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, ग्लेशियर आउटब्रस्ट हुआ था, और उसी में ही जो आज जिस एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट, जिसकी टनल पर या जिसके काम पर अभी तत्काल रोक भी सरकार के द्वारा लगाई गई है, उसी के टनल में ही 100-150 से ऊपर लोगों की जानें चली गई थी। एक दूसरा ऋषि गंगा में एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट भी टूटा था, और उस समय सवाल आया था, क्या ये आपदा है, ये आपदा सिर्फ ईश्वरकृत देवी आपदा है, या मनुष्यों का भी इसमें कोई रोल है, कोई भागीदारी है? क्या हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल हैं उनके ऊपर विचार नहीं किया जाना चाहिए? उनके कारण तो नहीं है। आज जैसा कि रहस्य करिए जोशीमठ के जो लोगों का गुस्सा एनटीपीसी के दफ्तर पर, एनटीपीसी की परियोजना पर आ रहा है, और गाए बेगाए मीडिया भी उस सवाल को उठा रही है। मुझे लगता है ये संकट जोशीमठ का नहीं है, ये संकट हमने जो पिछले कई समय से हिमालय के लिए जो विकास की मॉडल हमने जो आंका, उसका कहीं ना कहीं परिणाम है। ये दैवी आपदाएं नहीं है, इसमें मानव के भी कोई मानव के नहीं, मानव द्वारा निर्मित सरकारों की नीतियों का भी कुछ दुष्परिणाम है। और विभिन्न समयों में जो सरकारों के द्वारा जो भी आयोग कमेटियां नियुक्त की गई थी, उन्होंने इस ओर इशारा भी किया है। जोशीमठ के समय मिश्रा आयोग की बात की कमेटी की रिपोर्ट क्या है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2013 की जो सबसे बड़ी आपदा उत्तराखंड ने झेली थी, उसके बाद भारत सरकार ने आदरणीय सोनिया गांधी से हस्तक्षेप के बाद एक बहुत बड़ी टास्क फोर्स बनाई थी। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी और योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य बीके चतुर्वेदी के रूप में, कि उत्तराखंड की आपदा के बहाने हिमालय के लिए क्या नए विकास के परिदृश्य की ज़रूरत है, हिमालय में आए इन तरह के संकटों को कैसे रोका जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी आई थी। उस कमेटी की बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करता, उस कमेटी को एक न एक दिन भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य सवाल उन्होंने दोनों चीज़ें उठाई कि हिमालय के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों सहित हिमालय के लोगों को विकास की ज़रूरत है। उनको भी रोड है, सड़कें हैं, निर्माण कार्यों की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ ये जो दुनिया का सबसे बड़ा यंगेस्ट माउंटेन है, यहाँ की जो क्या कहते हैं पर्यावरण की संवेदनशीलता है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, इसको भी बचाने की ज़रूरत है। इन दोनों के संतुलन से ही उत्तराखंड सहित हिमालय को बचाया जा सकता है। उत्तराखंड सहित हिमालय राज्यों में विकास के जो निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नई टेक्निक की ज़रूरत है। उसका ज्ञान जो दुनिया के सामने उपलब्ध है, दुनिया ने कैसे, यूरोप ने या अमेरिका ने या अन्य देशों ने जो भी पर्वतीय इलाके हैं वहाँ ने अपने इस संकट को, अपने लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा किया, अपने विकास को भी आगे बढ़ाया, लेकिन अपने पर्यावरण को भी बचाए रखा। तो दुनिया के ज्ञान के अनुभव को भी इन राज्यों को ज़रूरत है। और उसी कमेटी ने भारत सरकार को कुछ रिकमेंडेशन दी थी और कहा था कि उत्तराखंड सहित तमाम हिमालय राज्यों के बारे में भारत सरकार को आगे आना चाहिए। उनके आर्थिक साधन इतने सक्षम नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो दुनिया के नॉलेज का मूल्यांकन करके अपने अपने राज्यों में नए विकास के मॉडल को
नए रोड निर्माण की टेक्निक को, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्निक को विकसित कर सके। उसके लिए केंद्र की सरकार को इन राज्यों से सहयोग करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री और इन विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मिलाजुल करके एक नए विकास की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। उसी प्रोजेक्ट में ही आया था, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। क्या उत्तराखंड में जो विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उन पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं? क्या उनसे तो यहाँ के जोग्राफिक इकोलॉजी पर कोई असर तो, नेगेटिव असर तो नहीं जा रहा है? कहीं जो बढ़ते हुए जो लैंडस्लाइड हर बाढ़ आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट के खतरे हैं, कहीं उनका तो योगदान नहीं है? देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करके एक बड़ी भारी कमेटी बनाई थी जिसमें देश के एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स से, IIT से, इंजीनियर से, ब्यूरोक्रेट से, सोशल वर्कर से, जिन्होंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दी, सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट भी दी थी, जिसने एक अपने कहा था कि बहुत से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो प्रगति में है, ज़्यादा नहीं बने, उन पर नई सिरे से पुनर्विचार की ज़रूरत है। क्या उनको कंप्लीट किया जाना आवश्यक है या नहीं है? और जो प्रस्तावित है उनको तो पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। सड़क निर्माण के लिए, अन्य किसी भी तरह के निर्माण के लिए भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा। निर्माण की नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया के सामने उपलब्ध है, इन राज्यों को देनी पड़ेगी। इन राज्यों को, केंद्र सरकार को अलग से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए अलग से जिसको उन्होंने इकोलॉजी का सर्विस कहा था, उसका मूल्यांकन करके राज्यों को आर्थिक सहायता भी देनी पड़ेगी, जिसको उन्होंने इकोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ग्रीन बोनस का नाम भी दिया था। लेकिन बात आगे चली गई, हमने उस पर कोई विचार नहीं किया। ऋणी के संकट ने हमको फिर दोबारा मौका दिया था फरवरी में, उस पर हमने कोई पुनर्विचार नहीं किया। आज फिर जोशीमठ फिर एक बड़े संकट के दौर से मुख्यमंत्री गए, उन्होंने कहा कि हम 500-600 परिवारों को नई सिरे से पुनर्वास करेंगे। जिस राज्य ने इस तरह के आपदाओं का शिकार लोगों के पुनर्वास की कोई नीति नहीं है। पिछले मैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम भी है। धारचूला मुनस्यारी के क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों के अंदर सैकड़ों गाँव को क्या कहते हैं, इन परिवारों को इस संकट से जूझना पड़ा। सैकड़ों परिवारों को नए सिरे से रिहेबिलिट करने के लिए, बसाने के लिए सरकारों ने, मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया। लगभग 1 महीना 6 महीने तक लोग टेंटों में, अस्थायी डेरों में भी रहे और थक हार करके फिर हम सब उसको भूल गए। पिछले लंबे समय से 350 ऊपर के गांवों को खुद उत्तराखंड सरकार ने चिन्हित किया है कि ये किसी भी समय किसी भी बड़ी आपदा का शिकार हो सकते हैं। 2013 के आपदा के बाद इनको बचाया नहीं जा सकता है। इनको बचाने का एकमात्र सूत्र है कि इनको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह बसाया जाए। राज्य के पास इतने साधन नहीं है। भारत सरकार का ज़रूरत है। ना भारत सरकार के सामने इन गांव का मसला होते हुए ना भारत सरकार ने कभी विचार किया, ना राज्य की सरकार ने शिद्दत के साथ इन समस्याओं को उठाया। ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़कों को इतना ज़्यादा चौड़ीकरण किया जा रहा है। देश के न्यायालय में गया कि यह हमारी सामरिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ सामरिक महत्व के लिए सड़कें ही नहीं जा रही है, गंगोत्री की सड़क कोई सामरिक महत्व की सड़क नहीं है, वो पीछे से ही है, वहां तक भी आप चौड़ीकरण कर रहे हैं। तो सवाल है कि जो खतरे हैं इस संवेदनशील राज्य के लिए, जो जिस विकास के मॉडल को हमने आगे बढ़ाया, उस पर जो प्रश्न लग रहे हैं, जब तक राजनीति उस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेगी, आखिर दुनिया में भी है पर्वतीय राज्य, दुनिया ने भी इस संकट को झेल रहा है। हमारे वहाँ हर सड़क हर बरसात के अंदर एक क्रोनिकल डिजीज की तरह कुछ सड़कें हमेशा लैंडस्लाइड का शिकार होती हैं, आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रही।
इन सब के लिए विभिन्न समयों में विभिन्न एक्सपर्ट कमेटियों की रिपोर्टें हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों की, हमारे देश में एक्सपर्टों की कोई कमी है जिन्होंने अपने अनुभव से राज्यों को इनकी इस संकटों की ओर संकेत न किया हो। लेकिन प्रश्न यही है कि राजनीति जिन लोगों के पास है, जो नियंत्रण कर रहे हैं, क्या कभी इन सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके तात्कालिक दबाव से मुक्त होकर के इन संकटों पर विचार करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? ये किसी पार्टी और एक दूसरी पार्टी का सवाल। आज दुनिया जब कह रही है हम क्लाइमेट चेंज के संकट से गुजर रहे हैं, उसी तरह हमारा जो हिमालय है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा इस हिमालय से निकलता है। देश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा जमुना है, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे बहुत करोड़ों किसानों का जीवन जिन नदियों पर निर्भर करता है, वो इसी हिमालय राज्यों से निकल रही है। वो संकट में रहेंगी तो पूरा देश संकट में आएगा। क्या इसके प्रति हमारे देश के राजनेताओं को उसी शिद्दत के साथ विचार नहीं करना चाहिए? हिमालय के लोगों के साथ, उत्तराखंड के लोगों के संकट में, दर्द में भी उनको उनके साथ खड़े हों, लेकिन उससे वो निकले कैसे, उनको ये भरोसा तो दिलाएं कि हम आपके साथ भी खड़े हैं। इसलिए मैं आप सबसे फिर अनुरोध करना चाहता हूँ कि जोशीमठ का जो संकट है, ये मात्र जोशीमठ का संकट नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का एक संकट है कि जिन विकास की नीतियों को हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें गरीब आदमी केंद्र में है, आम आदमी केंद्र में है, या बड़े लोगों के बड़े प्रोजेक्ट केंद्र में है। उसने आम आदमी को विकास हो रहा है, बिजली मिल रही, सड़क मिल रही, स्कूल मिल रहा है, जहाँ आज भी डॉक्टर, शिक्षा के लिए हम तरस रहे हैं, और वहाँ से हम कह रहे हैं हम बिजली पैदा करके बड़े लोगों की सेवा कर पाएंगे। क्या बड़े लोगों की सेवा का मतलब बड़ा प्रोजेक्ट बना करके बड़े धन्य सेठों को और मजबूत करना? क्या ये हाइड्रो प्रोजेक्ट, अन्य इस तरह के जो विकास के मॉडल उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य झेल पाएगा? क्या फिर एक जोशीमठ की जगह क्या और सैकड़ों जोशीमठ को बनाने की हमारी नीति है? इस सब पर हम सबको गंभीरता से पूर्वक विचार करना चाहिए। और जब तक उत्तराखंड के हमारे राजनीतिक, चाहे सरकार में हो, पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो, अपने लोगों के संकट पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे, जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर से, गांव के लोगों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जो पर्यावरण से चिंतित हैं लोग हैं, वो पहाड़ के दुश्मन नहीं है, वो हिमालय के दुश्मन नहीं है। हिमालय के लोगों की आवाज़ को ही उठाना चाहते हैं, अपने ज्ञान के, उनके साथ डायलॉग न करके एक नई रणनीति नहीं बनाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि जोशीमठ या आने वाले अन्य जोशीमठ बच पाएंगे। हम तत्काल रूप से कुछ राहत दे करके हम लोगों से उसको भूलने के लिए कहेंगे। और जैसा कि हर होता है कि जब संकट आता है, सबका ध्यान जाता है और कुछ समय के लिए सबको लगती है कि अब हमारा संकट दूर हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो तमाम संकट, वो आपदाएं लोगों के जहन से दूर होती जाती हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में अपने व्यस्त में मग्न हो जाते हैं, या कोई और जो आया संकट वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज जोशीमठ के बहाने उत्तराखंड के सामने संकट है कि विकास के किस रास्ते को चुनना चाहता है। जो अब तक चुना है उसके क्या फ़ायदे रहे, उसके क्या दुष्परिणाम रहे, क्या रास्ता बदलने की आवश्यकता है, क्या ये सही समय है जोशीमठ के लोगों के साथ अपने आप को संबंध करते हुए कि जोशीमठ के बहाने हम पूरे उत्तराखंड राज्य के हर लाखों गांवों के ऊपर आने वाले भविष्य के इन संकटों से हम आज ही छुटकारा पाने की योजना बनाएंगे। इन्हीं की श्रद्धा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।